हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज का थर्ड और लास्ट पार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रिसोर्सेज के डिफिनीशन पार्ट को देखा था, उसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में चार्ट वाइज देखा था, उसके वेरियस एग्जाम्पल्स को भी डिटेल में डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का थोड़ा और ज़्यादा डिटेल किया और इसमें हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन का 2 टाइप्स था, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, उसका नेचुरल रिसोर्सेज वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर किया विथ एग्जाम्पल। उन दोनों पार्ट्स का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग आज इस चैप्टर रिसोर्सेज का थर्ड और फाइनल पार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज से। ओवर द ईयर्स विथ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन मेड न्यूअर एंड बेटर थिंग्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। समय के साथ और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ लोग लगातार अपने फैसिलिटीज को बढ़ाते चले गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता चला गया, लोग नॉलेजफुल होते चले गए और उस नॉलेज और उस टेक्नोलॉजी के सहारे लोग एक से एक अच्छे से अच्छी चीजों को डिस्कवर करते चले गए, लोगों का लाइफ कंफर्टेबल हो गया। एग्जाम्पल, जैसे लोगों ने कॉटन से क्लोथ्स बनाना सीख लिया, सॉइल से ब्रिक्स बनाना सीख लिया, वैसे ही वुड से फर्नीचर बनाना सीख लिया, प्लांट्स के वेरियस मेडिसिनल यूजेज स्टार्ट कर दिए, एनिमल्स का भी वैरायटी में यूजेज स्टार्ट कर दिया, एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज करने लगे और बाद में उनके लेदर्स भी यूज करने लगे। लिविंग और नॉन लिविंग सभी तरह के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीख गया। तो उसी सारे रिसोर्सेज को हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। तो वो मैन मेड रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स, या फिर कंस्ट्रक्शन वाइज में हम बात करें तो रोड्स, ब्रिजेस, या फिर रेलवेज, एयरपोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं और ये सारे रिसोर्सेज किसने बनाए हैं, तो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एज अ रिसोर्स डिस्कस करते हैं। मैन हिमसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। He transforms natural objects into resources and utilizes them for the benefits of the society. ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और ह्यूमन बीइंग यदि एजुकेटेड हो, डॉक्टर, साइंटिस्ट के रूप में हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, पूरे ह्यूमैनिटी को फायदा हो सकता है, कंट्री और वर्ल्ड को उससे फायदा होगा। ह्यूमन इज बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, वो खुद एक प्रोड्यूसर भी है और दूसरा कंज्यूमर भी है, यानी ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज को प्रोड्यूस भी करता है और उसको कंज्यूम यानी इस्तेमाल भी करता है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उस कंट्री के लोगों का सबसे ज्यादा जरूरत होता है और उनका योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन। यदि इंडिया और अमेरिका या जापान का हम लोग एक तरीके से कंपैरिजन करें तो पता चलेगा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका और जापान डेवलप्ड कंट्री है। ये दोनों डेवलप्ड कंट्री इसलिए क्योंकि वहाँ का ह्यूमन एज अ रिसोर्स ज़्यादा पावरफुल है, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा नॉलेजफुल, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ उनके पास जानकारी ज़्यादा है और इसलिए इंडिया में ह्यूमन बीइंग का क्वांटिटी ज़्यादा होने के बावजूद क्वालिटी कम है, इसलिए इंडिया आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जिस देश में उसका ह्यूमन एज ए रिसोर्स के रूप में है, उस देश का पॉपुलेशन एजुकेटेड है, तो वो देश बहुत तेजी से डेवलप करेगा। और जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एजुकेशन कम है, तो उस देश में डेवलपमेंट स्लोली होगा। तो ये पॉइंट यही बता रहा है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में उस कंट्री के ह्यूमन एज ए रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है।
जैसे ह्यूमन बीइंग डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, साइंटिस्ट कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के जो मुख्य रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में मोस्टली हम लोग सीरियल्स, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स को देखते हैं। और ये अनाज हो गया, ये हमारे खाने पीने के लिए अनाज की बात हो रही है। और कैश क्रॉप्स जिसमें हम टी, कॉफी, शुगर केन, जूट, इन सब को काउंट कर सकते हैं। और इनको हम इसलिए ग्रो करते हैं ताकि इसको आसानी से हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकें और उस कैश का वेरियस यूटिलाइजेशन कर सकें। पास्टोरल रिसोर्सेज में इट इंक्लूड्स एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क, मीट, फर, हाइड, स्किन, वुल और इवन लेदर, ये सब कुछ काउंट होता है। इसका मतलब कि पास्टोरल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को बोलेंगे जो हमें एनिमल्स से मिलता है। वैसे ही कुछ और रिसोर्सेज जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। मिनरल रिसोर्सेज में हम लोग बोलेंगे जैसे बाय माइनिंग एक्टिविटीज, बहुत सारे मिनरल्स को हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करके जमीन से। तो वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो वो आयरन और मैंगनीज, एल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी बहुत तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं और इनको हम माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू निकालते हैं और फिर इनका वेरियस यूटिलाइजेशन करते हैं। सम एनर्जी रिसोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड या एयर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे रिसोर्सेज हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं और इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी का वेरियस यूटिलाइजेशन करते हैं। डोमेस्टिक यूजेज भी हैं और इसका इंडस्ट्रियल यूजेज भी है। इंडस्ट्रियल यूजेज में वेरियस टाइप के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसका ह्यूमैनिटी वेरियस तरीके से यूटिलाइजेशन करता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, खासकर बायोटिक एंड एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग, हर तरह के रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। बायोटिक रिसोर्सेज को इसलिए बचाना जरूरी है क्योंकि ये रिसाइकल होता रहता है, ये रिप्रोड्यूस होता रहता है। प्लांट से बहुत तरह के प्लांट्स बनते रहते हैं, वैसे ही एनिमल से बहुत तरह के नेक्स्ट जनरेशन के एनिमल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। वैसे ह्यूमन बीइंग का भी नेक्स्ट जनरेशन आता रहता है और हर नेक्स्ट जनरेशन पिछले जनरेशन से अच्छा और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है यदि वो ह्यूमन एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सके। एजुकेशन और बाकी क्वालिटी हेल्थ वगैरह के साथ, ट्रेनिंग के साथ उनको दिया जाए तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसलिए हमें रिसोर्स को कंजर्व यानी संरक्षित, उसे बचाना चाहिए। गांधी जी हैड वंस रिमार्क्ड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। गांधी जी का कहना है कि इस अर्थ पे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो भरपूर हैं, लेकिन जब लोग ग्रीडी हो जाएंगे, इट मीन्स लालची, तो इस अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज है वो काफी कम पड़ेगा, उससे किसी का नीड फुलफिल नहीं होगा। मैन स्टार्टेड लिविंग कंफर्टेबल लाइफ एंड सो दैट यूटिलाइजिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज, रेकलेस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे रिच होता चला गया, उसके पास मनी आता चला गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा और कंफर्टेबल लाइफ में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। जैसे दिन में भी चारों तरफ लाइट है फिर भी वो अपने कमरों को बंद करके एसी यूज कर रहा है या फिर लाइट यूज कर रहा है, अकेले भी कहीं जा रहा है तो फोर व्हीलर यूज कर रहा है। और इस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत तरह के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। ये तब तक तो ठीक था जब तक उसका इफेक्टिव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन जब ये रेकलेस यूज होने लगा, अनजुडिशियस यूज होने लगा, लापरवाही से इस्तेमाल होने लगा, तो इससे रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना जरूरी हो गया। इससे रिसोर्सेज के डिप्लीशन का खतरा बढ़ गया, समाप्ति की ओर रिसोर्सेज जाने लगे। Thus it harming the environment and exhausting the available resources। इससे क्या हुआ कि हमारा इन्वायरमेंट हार्म होने लगा, पॉल्यूशन बढ़ गया, चाहे वो पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन की बात हो, सॉइल पॉल्यूशन की बात हो, एयर या विंड पॉल्यूशन की बात हो,
या फिर लिक्विड पॉल्यूशन यानी कि वाटर पॉल्यूशन की बात हो, तो हर तरीके से पॉल्यूशन इंक्रीज होता चला गया और उस पॉल्यूशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट लगातार डैमेज हार्म होता चला गया। एनवायरनमेंट हार्म होगा तो उसका इफेक्ट प्लांट्स पे होगा, प्लांट्स पे इफेक्ट होगा तो उसका इफेक्ट फर्दर एनिमल्स पे होगा। और हम लोग अभी डिस्कस किए कि हम लोग बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, ह्यूमन बीइंग, और नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड यदि हार्म होगा तो उसका सीधा असर ह्यूमन बीइंग पे होगा। रिसोर्सेज आर बिकमिंग पुअरर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ड्यू टू इट्स ओवरयूज। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ता चला गया जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी लगातार डिक्रीज होती चली गई। Uncontrolled exploitation by man, his greed and selfish activities have affected the biotic resources। यही पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग यदि ग्रीडी नेचर की वजह से अनकंट्रोल्ड वे में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगेगा तो बायोटिक रिसोर्सेज यानी लिविंग रिसोर्सेज, हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये लगातार डिप्लीट होते चले जाएंगे, क्वालिटी डिक्रीज होगा और एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे यानी कि गायब होने लग जाएंगे, समाप्त होने लगेंगे। और इससे लॉस है, हमारे एनवायरनमेंट को लॉस है, ह्यूमन बीइंग को लॉस है, ह्यूमैनिटी को लॉस है। द एनवायरनमेंट फैक्टर्स लाइक चेंज ऑफ हैबिटेट और क्लाइमेट और ट्रिगर्ड बाय मैन्स इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर हैव मेड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट। और इस तरीके से लोगों के ग्रीडी नेचर की वजह से लगातार नेचर और एनवायरनमेंट दोनों को डैमेज होने लगा। और इसके वजह से क्या हुआ कि जितने भी प्लांट और एनिमल वर्ल्ड के बहुत सारे स्पेशल वेराइटीज थे वो लगातार एक्सटिंक्ट होते चले गए। एक्सटिंक्ट मींस मतलब वो विलुप्त होते चले गए। नेचर इज अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। नेचर एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, हर तरह के रिसोर्सेज को कंजर्व करके यानी सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का। तो यदि नेचर ही डैमेज होगा तो प्लांट वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड कैसे कंजर्व होगा। इसलिए नेचर को बचाना, उसको बैलेंस रखना ह्यूमैनिटी के लिए भी फायदेमंद है। बट दीज आर नेदर एंडलेस और अनलिमिटेड नॉर आर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि नेचुरल रिसोर्सेस पूरे वर्ल्ड में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर प्लांट वर्ल्ड है तो कहीं एनिमल वर्ल्ड है, कहीं पर मिनरल्स है तो कहीं पे एनर्जी रिसोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम है। और इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज सब कुछ अनइवन है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे मैन मेड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेराइटीज में है, एक अलग लेवल पे उनका डेवलपमेंट हो चुका है, पहुंच चुका है। और ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो काफी पॉवर्टी फेस कर रहे हैं और वहां रिसोर्सेज नहीं के बराबर है। देयर इज नीड टू कंजर्व इट, सो वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल व्हाइल यूटिलाइजिंग इट। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, हमें उसका बेटर इस्तेमाल करना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Besides meeting the requirement of the present need, it also take care of the future generation। हम फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी ध्यान में रखेंगे और अपने करंट नीड को भी फुलफिल करते रहेंगे और बेस्ट केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। वी मस्ट स्विच टू अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। हमें निश्चित रूप से दूसरे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को की तरफ स्विच करना चाहिए। जैसे हमारी जरूरत इलेक्ट्रिसिटी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रेजेंट फॉर्म कोल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कोल को बर्न किया जाता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी हम अल्टरनेटिव सोर्सेज के थ्रू भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सोलर, सनलाइट से हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड से हम विंड इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जियोथर्मल यानी कि जमीन के नीचे जो पृथ्वी का ताप है, टेम्परेचर, उससे जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। वैसी सी वेव्स से टाइडल एनर्जी
कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही रिवर्स के थ्रू हम रिवर के वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इन सारे अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी का वेरियस यूजेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल में कोल कंजर्व होगा, बचेगा और वो फ्यूचर जनरेशन के काम आएगा। प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज करना चाहिए और ये सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज रिन्यूएबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। रिन्यूएबल से ये होगा कि वो नेचर हमें नेक्स्ट डे फिर से अवेलेबल करा देगा, यानी हम उन रिसोर्सेज को जितना भी यूज करें, अनजुडिशियस रेकलेस यूज करें, वो समाप्त नहीं होंगे। जैसे सनलाइट हम जितना भी यूज कर सकते हैं करें, उससे सूरज की रोशनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वैसे रिवर के वाटर को हम कितना भी यूज करें, रिवर के वाटर को कोई लॉस नहीं होने वाला है। विंड से विंड एनर्जी बना लें फिर भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से नेचर में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और ये इससे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, खासकर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो कंजर्व होंगे, बचेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्विच टू सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। कुछ मेन प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ को रेस्पेक्ट और केयर करना चाहिए, चाहे वो प्लांट वर्ल्ड हो, एनिमल वर्ल्ड हो या ह्यूमन लाइफ हो। हर तरह के लाइफ को हमें रेस्पेक्ट और उसको केयर करना चाहिए। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी 3 चीज से इंप्रूव होगा, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग। यदि एक ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड है, यदि एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी है, बीमार नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग ट्रेंड है, तो इस तरीके से उसकी क्वालिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी और एक इंक्रीज्ड क्वालिटी वाला ह्यूमन बीइंग पूरे वर्ल्ड के लिए अपने आप में ह्यूमन एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। जैसे आज के डेट में कोरोना पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा डैमेज कर रहा है, तो उसी में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट भी इसके वैक्सीन्स बनाकर लोगों को बचा रहे हैं और उसमें कॉमन पीपल भी बच रहे हैं और उसमें वैरायटी के इंटेलेक्चुअल्स भी बच रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सबको ही है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। मिनिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको समाप्त होने से हमें बचाना चाहिए, रोकना चाहिए और उन सारे नीड्स को हमें दूसरे रिसोर्सेज पे शिफ्ट होना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज करना चाहिए। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जितने भी वैरायटी ऑफ लाइफ हैं इस अर्थ पे, चाहे वो प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बात हो, हर तरह के लाइफ को हमें कंजर्व करना चाहिए। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंटल बैलेंस को ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये मेंटेन्ड वे में रहेगा तो इससे फायदा पूरे ह्यूमैनिटी को है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज को आज कंप्लीट किया। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।